उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम है प्रीति और ये 1981 की हैं। पर इनका एक सवाल मुझे बड़ा अच्छा लगा और अजीब भी लगा। इन्होंने सवाल एक पूछा है, मैं पढ़ के बताता हूँ, थोड़ा निकट से समझने का प्रयास करिएगा। हमारे परिवार वाले आर्थिक रूप से बहुत संपन्न हैं, पर ऐसे स्थिति में उन्होंने भी हमारा साथ छोड़ दिया। ना मायके वाले साथ दे रहे हैं और ना ससुराल वाले। वो कहते हैं सबको अपना अपना ही करना पड़ता है, कोई किसी के लिए नहीं करता है। रिश्तेदारी का मतलब ये होता है क्या? मुझे तो नहीं लगता। और निसंदेह अगर आपके रिश्तेदार ऐसे हैं तो उन्हें जरूर ये कार्यक्रम भेज दीजिएगा। श्रीमान लोग, कोई किसी का नहीं होता तो ये दुनिया चलती ही नहीं। आप लोगों की विचारधाराएं गलत हैं। और अगर कोई आपसे एक बात जो मैं समझता हूं, ये सबके लिए मैं ये बात कहता हूं, आप भी किसी के रिश्तेदार हैं, मैं भी किसी का रिश्तेदार हूं। बढ़ने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, सबकी अपेक्षाएं आपसे जुड़ जाती हैं और आपका धन कमाना सिर्फ आपके लिए नहीं होता, आपके रिश्तेदारों का भी उस पर अधिकार है, क्योंकि आपसे वो तब से जुड़े हुए हैं जब आप कुछ भी नहीं थे, जब आप कुछ भी नहीं थे। और आज भी आप वही उनके साथ वही उसी तरीके का संबंध रखना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है, कई बार हम उस स्थिति को मेंटेन नहीं कर पाते। जब हमारे पास धन और वैभव बढ़ जाता है तो हमारी मूंछ कड़ी हो जाती है, जिसको कि हमेशा नीचे ही करके रखना चाहिए, रिश्तेदारों के सामने कभी भी नहीं। ये गलत बात है। तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले चलिए कोई बात नहीं, परमात्मा आपके साथ है और सब अच्छा ही होता है। शुरू करते हैं। मार्गशीर्ष माह में आप जन्मे हैं। आपको थोड़ा सा अपने अंदर संयमित जीवन जीने का जो है वो प्रभाव विकसित करना चाहिए। मैं इस कुंडली में आपको सलाह दे रहा हूं कि ये करना चाहिए, ऐसा ही दूंगा। उत्तरायण में जन्मे हैं, इस वजह से आत्मबल ठीक है और आपका प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है कि आप थोड़े उग्र होंगे, कभी कभी व्यग्र हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों पे चिंताएं ज्यादा करेंगे। जो जीवन में निगेटिव चीज है वो आपका ध्यान ज्यादा आकृष्ट करती है। मतलब ऐसी चीजें जो आपका ध्यान ज्यादा आकृष्ट करती हैं, उधर से हटा करके अगर हो सके तो अपने आप को संतुलित करने का प्रयास ज्यादा करिए और बेवजह की चिंताओं से अपने आप को मुक्त करने का प्रयास करिए। अगर ना हो तो परमात्मा से संबंध जोड़ दीजिए, मतलब भगवत नाम से। शिशिर ऋतु में जन्मे हैं आप, तो थोड़ी बहुत परेशानियां बनेंगी, क्योंकि संबंध जो है वो इसका शनि से हो रहा है, तो धीरे धीरे चीजें होती रहेंगी, पर हो जाएंगी। घबराने जैसी कोई बात विशेष नहीं है। कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी की चंद्रमा है, इस वजह से आप प्राइवेट सेक्टर में ही नौकरी कर रही हैं और ऐसे योग भी बन रहे हैं कि कई बार व्यक्ति घर बनाने के लिए, कई बार व्यक्ति अपने पोजीशन को प्राप्त करने के लिए, कई बार सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए जो है वो लगातार जो है वो प्रयासरत रहता है, पर उसमें असफलता से मिल जाती है। बुधवार के जन्मे होने से व्यक्ति बुद्ध से संबंधित यानी कि वाणी और वाणिज्य और जो होता है स्टैटिकल माइंडसेट का होता है, गणना प्रधान और वाणी प्रधान बुद्धि लगा करके पैसे कमाता है। आप शिक्षिका हैं, इस वजह से ये एक अच्छी बात है, पर मैं समझता हूं कि अत्यंत चपलता से आप कभी भी बातें ना करिएगा, इससे आपको नुकसान हो जाएगा। कृष्ण पक्ष में जन्मे होने से संतान का सुख मिल जाता है। विशाखा नक्षत्र ये बहुत अच्छा, पर व्यक्ति को थोड़ा उग्र और व्यग्र भी बना देता है। धृति योग गर कर्ण ये थोड़े थोड़े कमजोर होंगे। ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण व्यक्ति जो है भविष्य देखने के पीछे भागता है। जानने की उत्सुकता उसकी कभी कभी कमजोर नहीं होती, जिज्ञासु होता है कहने का मतलब है, और होता बड़ा शुद्ध है, मतलब मनस्वी होता है। वो किसी को भी ठगना नहीं चाहता और सबकी सेवा करना चाहता है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है। एकदम डिट्टो बोलता हूं, डिट्टो यही होगा। समाज के लिए कुछ करना चाहता है और सबसे अच्छी बात है कि वो तो सबके लिए तैयार रहता है, पर लोग उसके लिए नहीं होते। ये बात एक दिख रही है। अब मैं आपको इनकी कुंडली में पंचांग सबसे अच्छी बात क्या है? पंचांग में सबसे अच्छी बात है उत्तरायण का जन्म होना, जहां आपको ये उत्तरायण ये कहता है कि आपकी कुंडली के जितने भी शुभ ग्रह हैं, चाहे शुक्र हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे गुरु हो, चाहे बुध हो, ये सब अच्छे हैं। पर उसमें से भी अच्छी बात यह है कि आप जो है वो थोड़ी कमजोर वाली बात ये बन जाती है कि कृष्ण पक्ष के जन्मे हैं और उसमें भी वो अमावस्या की तरफ चंद्रमा बढ़ रहे हैं, इस वजह से उनके पास बल कम होगा। तो ये जो चंद्रमा के बल कमजोर होने का प्रभाव ये होगा कि अब आपके पास व्यय निरंतर बने रहेंगे। मतलब अब आपके पास धन आने से पहले ही वो जाने की तैयारी भी कर लेता है कि यहाँ इस बार जाना है, यहाँ इस बार करना है, ये पैसा यहाँ जाएगा, ये पैसा यहाँ जाना है, बच्चे की फीस के लिए इतना, घर के रेट किराए के लिए इतना, ये ऐसे ऐसे ये चीजें पहले से ही वो होती हैं फिक्स।
अब यहाँ पे आपको ये देखना होता है कि आपका व्यय कैसा है, उसको संतुलित कैसे करना है, बजट के हिसाब से काम करने की आवश्यकता होती है। धन जो है वो कभी भी एक जैसा नहीं आता, कई बार महीने में ज्यादा कभी कम, ऐसी स्थितियां, और व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने को मजबूर हो जाता है, सरकारी होने के चांसेस थोड़े कम से होते हैं। पर इन्होंने सवाल पूछा है, मैं जो है वो होटल वगैरह से जुड़ करके काम करना चाहती हूँ। अभी आपके वक्त में मैं जो देख रहा हूँ 2027 तक आपकी कुंडली थोड़ी बहुत परेशानी में गुजरेगी। और एक बात आपको बताता हूं, इस कुंडली में, चलो यहां तक इसको तो अब थोड़ी देर के लिए मैं स्टॉप करता हूं, पर इस कुंडली की सबसे अच्छी बात क्या है वो समझते हैं। आइए मेरे निकट और बिल्कुल पास में बैठ करके, ये इस कुंडली की सबसे अच्छी बात, शनि और मंगल का यहां एक साथ बैठना, यह सबसे अच्छी बात है। बताऊं कैसे? बताता हूं। धनु लग्न की कुंडली के लिए धन भाव के अधिपति का अपने भाव से पंचमस्त जाना और उससे केंद्र में भाग्य भाव के अधिपति का होना, ये सबसे अच्छी बात होगी। साथ ही साथ मंगल का बैठा होना, जो इस कुंडली के लिए पंचम भाव के अधिपति है। गौर करिए, मैंने पंचमेश कहा है, 12वें भाव के अधिपति नहीं कहा है। क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो पंचम भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि बन रही है और ग्रह पंचम भाव का फल ज्यादा करेगा, यानी कि यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, प्रेम और दाम्पत्य, इन सबका सुख भी मिल जाएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि है यहाँ पे, जो कि लग्न के अधिपति हैं। पर ये तो एक पहली अच्छी बात है। दूसरी अच्छी बात, मंगल का दशम स्थान में बैठना, शनि और मंगल का दशम स्थान में बैठना, चित्रा नक्षत्र के शनि और उत्तरा फाल्गुनी के मंगल। अब जरा गौर करिएगा, तो ये उत्तरा फाल्गुनी के मंगल, सूर्य भी मूल नक्षत्र में बैठे, क्योंकि शनि जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो चित्रा नक्षत्र के अधिपति मंगल तो उसके साथ ही बैठे हैं, इस वजह से शनि का बल बढ़ेगा। मतलब किसका बल बढ़ेगा? वस्तुतः धनेश का बल बढ़ेगा, क्योंकि धन भाव में शुक्र का अगर संबंध बन जाए तो ये सबसे अच्छी बात होगी। और धन भाव से केंद्र में शुभ ग्रह का बैठना, ये धन भाव की स्थिति को बलवान बना रहे हैं। पर नौकरी के बारे में क्यों परेशानी बन रही है? क्योंकि जन्म कुंडली में सूर्य जो है वो राहु केतु के संपर्क में आ जाने से और सूर्य के ऊपर गुरु का कोई प्रभाव नहीं होने से, शनि और मंगल का जन्म कुंडली में दशम स्थान में बैठ करके व्यक्ति को कई बार जो है वो तकनीक के क्षेत्र में, होटल वगैरह के क्षेत्र में, या फिर कई बार मैनेजमेंट वगैरह के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए वो प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। तो वस्तुतः आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आपकी कुंडली कहाँ जाना चाहती है। आपकी कुंडली जाना चाहती है होटल के क्षेत्र में, व्यवसाय ऐसा जो दूसरों की सेवा का हो, व्यवसाय, होटल का, मैनेजमेंट वगैरह का, ये काम आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बनेगा। और मैं समझता हूं कि आप डेकोरेशन का काम भी कर सकते हैं, कैटरिंग का काम आपका सबसे अच्छा रहेगा, विवाह मंडप आदि, विवाह जिनमें जो जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे होता है ना जो जिसको बोलते हैं वो विवाह वगैरह जो करवाते हैं, सारा काम वो लोग कर लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको मुझे पता नहीं, पर कोई होता है जो सारा विवाह करवा देता है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। आपको मेरे यहाँ बोलते हैं कि आपको खाली ऐसे खड़ा होना पड़ता है, आप कुछ भी मत करो, वो सब कर देते हैं। कुछ बोलते हैं उसको, मुझे पता नहीं है, पर ये ऐसा मैं जानता हूं कि ऐसा कुछ होता है जो आपके संपूर्ण विवाह की सारी व्यवस्थाएं कर देता है। कुछ पता नहीं, देख लेना आप, तो क्या बोल, पता नहीं मुझे। तो ये स्थिति है। शनि मंगल ये काम भी उठा सकते हैं और बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ आपकी कुंडली में सूर्य और बुध लग्न में बैठे हैं। अब इस स्थिति को समझते हैं। सूर्य जन्म कुंडली के भाग्य के अधिपति, ये बहुत अच्छी बात है, भाग्य भाव के अधिपति का लग्न में बैठना, और बुध का लग्न में होना जो दशम स्थान के अधिपति हैं। लग्न में दशम और नवम के अधिपति का बैठना, ये बुद्धादित्य योग सामान्यतया व्यक्ति को बहुत ज्यादा बुद्धिमान, श्रेष्ठ और बेहतर बना देगा। मतलब अब यहाँ पे व्यक्ति के पास तर्क क्षमता रहे, बुद्धिमानी का कोई दोष ना लगे, ज्ञान से संपन्न रहे, पर हर एक तरीके की पॉजिटिविटी होने के बावजूद राहु की दृष्टि पड़ जाने से कई बार वो अब समस्या बढ़ जाती है, और इस कारण से कई बार हमें सरकारी नौकरी मिलने में दिक्कत होती है। वस्तुतः दशम स्थान के अधिपति, अब जरा ध्यान से समझिएगा, दशम स्थान के अधिपति से बुध का संबंध तो बन रहा है, दशम स्थान के तो अधिपति वो स्वयं होते हैं, पर वस्तुतः दशम स्थान के अधिपति से शनि का संबंध नहीं बन रहा। मंगल जो है वो आपकी कुंडली में यश देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अपनी 7वीं दृष्टि से चतुर्थ स्थान को और 8वीं दृष्टि से दशम स्थान पंचम भाव को देख रहे हैं। परंतु वो जन्म कुंडली के पंचम भाव के जो अधिपति हैं, ध्यान से समझिएगा, पंचम भाव के जो अधिपति हैं वो शनि के साथ बैठे हैं, पापक ग्रह के साथ। इस वजह से पंचम भाव प्रभावित भी होगा और कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत निगेटिव भी होगा। उसके जो एस्पेक्ट देखने को मिलेंगे वो थोड़े निगेटिव होंगे, और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो 2 स्थान के अधिपति होते हैं। और धनु लग्न की कुंडली के लिए शनि बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते, खास करके वो और भी ज्यादा
पापक तब हो जाते हैं जब वो किसी पापक ग्रह के साथ बैठ जाते हैं या उन पे किसी पापक ग्रह का प्रभाव पड़ जाता है। ये स्थिति शनि के साथ हो रही है मंगल के कारण। क्लियर है? धनु लग्न की कुंडली के लिए सूर्य सबसे अच्छे परिणाम देने वाले, बुध सामान्यतया अच्छे परिणाम देने वाले, मंगल अच्छे परिणाम देने वाले और गुरु अच्छे परिणाम देने वाले होते हैं। तटस्थता का भाव भी होता है गुरु का कई बार यहाँ पे, चूंकि वो 2 केंद्रों के अधिपति होकर के दोष से युक्त भी हो जाते हैं। पर यहाँ पे गुरु जो है वो तुला के बैठे हैं। मैं समझता हूं कि यहाँ पे व्यक्ति को चतुर्थ भाव का जो सुख है, आपको खुद के नाम से ज्यादा आपको अपने पति के नाम पे या अपने पुत्र के नाम पे आपको संपत्ति खड़ा करने का प्रयास करना चाहिए, पुत्र पुत्रियों के नाम पे। मैं समझता हूं कि इस कुंडली में जो चौपाया सुख है, भूमि भवन वाहन या फिर घर का, वो थोड़ा कमजोर है, क्योंकि चतुर्थ स्थान के अधिपति जो हैं वो एकादशवें भाव में तुला राशि में बैठे हैं, जहां के अधिपति जो है वो उस भाव से चतुर्थस्थ बैठ करके भाव का बल तो बढ़ा रहे हैं, पर वस्तुतः वो थोड़ा ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो अकेले बैठे हैं और वो थोड़े कमजोर भी हो रहे हैं। स्वाति नक्षत्र में बैठे होने से राहु की दृष्टि पड़ जाए तो चतुर्थ भाव के अधिपति के ऊपर अगर राहु की दृष्टि पड़ेगी, शनि मंगल राहु केतु की, तो वो चतुर्थ भाव को कमजोर करेंगे। ये इतनी सी बात रख करके मैं अब आपको इनकी कुंडली में 5 अच्छी चीजें बताना चाहता हूं। बताऊं? गुरु और चंद्रमा का एक दूसरे से द्विद्वादश में होना, ये कई बार कुछ अच्छा भी देगा और कुछ बुरा भी देगा। पर यहाँ पे एक बड़ी अद्भुत बात जो बुरी हो सकती है वो ये हो सकती है कि व्यक्ति थोड़ा जिद्दी हो सकता है, या कई बार वो किसी की बात सुनता ही नहीं है, या कई बार वो मैच करने में गड़बड़ करता है, बैलेंस बनाने में गड़बड़ करता है, अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, एक पक्षीय कई बार सोचने लगता है। ये नेगेटिव है। पर इसका एक सकारात्मक भाव ये रहेगा कि धन भाव के अधिपति अपने भाव से पंचमस्थ, लेकिन उसके ठीक आगे एक शुभग्रह बैठे हैं, यह धन भाव को बल देता है। उसके ठीक चौथे में सूर्य और बुध जैसे भाव के बलवान हो जाने से दशम भाव बलवान हो जाता है। इस वजह से व्यक्ति की नौकरी कहीं जाती नहीं है और उसके पास उसके काम बने रहते हैं। हाँ, दशाओं में शनि मंगल राहु केतु की दशाएं जब चलेंगी तो थोड़ी बहुत आपको परेशानी झेलने की स्थिति बनती है। पर केतु के बाद शुक्र आने वाले हैं, जो मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में धन भाव में बैठे हैं, लाभ भाव के अधिपति होकर के फिर भी वो धन देते रहेंगे। ऋण में मत जाइएगा और किसी को दीजिएगा मत। ये बात हमेशा याद रखने की बनती है कि आपको किसी को भी देना नहीं है। गुरु का प्रभाव है सामान्यतया, ठीक है, गुरु का प्रभाव यहां भी है, ठीक है, गुरु का प्रभाव यहां भी है, ठीक है, मैं इसे कमजोर नहीं कहूंगा, और वो आपके डेली बेसिस के इनकम को थोड़ा बहुत कमजोरीपन के साथ वो देता रहेगा, मतलब वो ऐसे ही रहे, थोड़ा कमजोर थोड़ा बल। पर मैं एक बात ये भी समझता हूं कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति का घर जो है वो अकेले नहीं चल पाता, इसमें कई लोगों को अपना जो है वो सहयोग देना पड़ता है, क्योंकि चतुर्थ स्थान के अधिपति एकादशवें भाव में और वो भी शुभग्रह ठीक नहीं होता। और जन्म कुंडली में चंद्रमा जो बैठे हैं वो कौन है? अष्टम भाव के अधिपति होकर के नीच के हुए हैं, जो व्यक्ति को किसी से भी आर्थिक मदद नहीं मिलने देते। और द्वितीय भाव के अधिपति पापक ग्रह मंगल के साथ बैठे हैं, इस वजह से कुटुंबजनों का सहयोग नहीं मिलता है, कुटुंबियों का सहयोग नहीं मिलता। वो खाली देखने को हैं पर वो देंगे नहीं। वो खाली जब भी कहेंगे तो बोलेंगे कि मेरी तो स्थिति ऐसे ही खराब है, मेरी तो ऐसे ही खराब है। वो चालाक हो जाते हैं कई बार। और एक बात कि आपकी कुंडली में जो लग्न में केतु का प्रभाव है, ये आपके परिणामों को कमजोर कर रहे हैं। और वस्तुतः सूर्य मूल नक्षत्र के थोड़े कमजोर, बुध जो है वो पूर्वाषाढ़ा के। और एक बात जो मैं यहाँ देख रहा हूं कि आपकी कुंडली में 14 डिग्री के बुध है और 7 डिग्री के सूर्य, जहां बुध अस्त होकर के आपकी कुंडली के दशम स्थान के प्रभाव को कमजोर कर रहे हैं, डेली बेसिस के इनकम को कमजोर कर रहे हैं। चतुर्थी का व्रत और लाजवर्त रत्न, ये दोनों धारण करिए, तुरंत शुरू करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और साथ ही साथ अगर हो सके तो गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ, ये अवश्य ही करना चाहिए। एक बात और बताता हूं, अगर ऐसी स्थिति बन जाए कि जन्म कुंडली में देखिए द्विस्वाभाविक राशि में सूर्य बुध और केतु बैठ गए, सूर्य और बुध बैठ गए, द्विस्वाभाविक राशि में ही शनि मंगल बैठ गए, और जन्म कुंडली में द्विस्वाभाविक राशि में ही राहु भी बैठ गए। अब बाकी चंद्रमा 12वें नीच के और गुरु एकादशवें में, वो ठीक होते नहीं, वहां पे अकेले, और वो भी तुला राशि के। इसका मतलब है कि ये कुंडली इस मामले में कमजोर हो रही है कि द्विस्वाभाविक राशियों में जब सारे ग्रह बैठ जाते हैं तो वो संतुलित हो जाते हैं और 50% से कभी भी ज्यादा आगे बढ़ने ही नहीं देते। मतलब जीवन उतने पे ही लटकता रहे, वो आगे बढ़ने के लिए जब प्रयास करे तो फिर उतने ही नीचे आ जाता है। इस स्थिति से निपटने के लिए मैं आपको कहूंगा भगवान नारायण की उपासना करिए।
और अगर इससे सबसे बढ़िया चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि अगर धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति चाहते हैं तो भगवान शिव के मंदिर की सफाई या भगवान शिव को नाग अर्पित करिए या भगवान शिव की पूजा या शिव जी को सफेद पुष्प की माला अर्पित करिए, दही अर्पित करिए, शहद अर्पित करिए और साथ ही साथ उन्हें भांग भी अर्पित करना चाहिए, धतूर अर्पित करना चाहिए, धतूरा। ये सब चीजें आप कर सकते हैं, इससे उनकी कृपा मिलने लगती है। अब मैं आपको समोसे पे चटनी डालने को तो कह नहीं रहा, और ये भी मत सोचिएगा कि भगवान शिव के ऊपर ये सब चढ़ाने से कुछ अलग तरीके का कोई, जैसे आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने बात कही कि मुझे किसी ने भगवान गणेश जी की मूर्ति को देखने तक और उनकी तस्वीर को रखने तक से मना किया है, बुद्ध की दशा चल रही है। मैंने कहा आप जा करके देखिए और बिल्कुल लाभ होगा। उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं, मुझे बिल्कुल लाभ हो रहा है और उसका असर भी मुझे दिख रहा है। तो एक बात बताता हूं, जब आप उससे मित्रता करने जाएंगे तो आपको कोई भी, दुनिया का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो आपसे मित्रता नहीं करना चाहेगा। ये तो फिर भी हमारे ईश्वर के प्रतिनिधि हैं और साक्षात हमारे ईश्वर ही, जो तो चाहते हैं कि हमारे निकट हमारा जातक आ जाए, वो तो चाहते हैं। और वस्तुतः ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि आपकी कुंडली में ये ग्रह, जैसे इस कुंडली के लिए बुध और शुक्र बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर आप इनकी आराधना करेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप परेशान होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है चीजें? चंद्रमा विशाखा के और गुरु आपकी कुंडली के लग्नेश, जहां गुरु लाभ भाव में अकेले, लग्नेश का लाभ में जाना और लाभ भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में धन भाव में जाना, ये धनवान योग बनाता है। पर ये सारी चीजें यहां से, अब एक बात बड़ी अद्भुत है जो बताना चाहूंगा कि कोई भी ग्रह परिणाम देने से पहले अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा, जैसे कि पापक हो रहे हैं कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के, तो सबसे पहले तो वो मिनिमाइज हो गए, वो कमजोर हो गए। अब किसी भी प्रकार ऐसा का कोई भी प्लेनेट जब आपकी कुंडली में एक्टिव होगा फल देने के लिए, तो वो सबसे पहले चंद्रमा को देखेगा, क्योंकि किसी भी ग्रह को जो फल देने के लिए बल प्राप्त होता है वो चंद्रमा से ही प्राप्त होता है। आपकी कुंडली में वही कमजोर है, तो इस कुंडली में सबसे ज्यादा कौन कमजोर हुआ? इस कुंडली में सबसे ज्यादा कमजोर चंद्रमा हुए। अगर हम उसको भी साध लेते हैं, इसलिए मैंने आपको शिव जी की पूजा करने को बात कही है। नवांश कुंडली में शनि यहां उच्चाभिलाषी, मंगल यहां बैठे। अब शनि मंगल सूर्य राहु, अब जरा ध्यान से समझिए। पति भी जो है वो प्रयास करता रहे, पर कई बार वो वहीं का टिका वहीं का रह जाता है, प्रमोशन मिलने में मशक्कत होती है, इस वजह से सूर्य को बल देना चाहिए। और मैं एक बात और भी कहता हूं कि आपकी कुंडली में माता का लाभ है, सुख है, ये दर्शन चतुर्थ स्थान के अधिपति का लाभ में जाना महाभाग्यशाली योग बनाता है। इस पे मैंने ही कार्यक्रम बनाया है। लाभ भाव के अधिपति जो है वो जन्म कुंडली में लग्न धन में जाए या लग्न में जाए तो ये महाभाग्यशाली योग बनता है। पर वस्तुतः इसके पीछे का तर्क ये भी कहता है कि ये सारे योग तब घटित होंगे जब चंद्रमा के पास बल होगा और सूर्य बिल्कुल अविच्छिन्न होंगे और केंद्र में गुरु बैठे होंगे। आपने गौर नहीं किया कि आपकी कुंडली में द्विस्वाभाविक सारे ग्रह 50-50% के परिणाम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं इनको बल की आवश्यकता है और उस 50 में भी चंद्रमा के नीच हो जाने के कारण कहीं ना कहीं उनका बल और भी ज्यादा डिमोलिश हो रहा है, नुकसान में जा रहा है। अब ध्यान से समझिए, पंचम भाव के अधिपति का द्वितीय भाव के अधिपति के साथ बैठना व्यक्ति को पिता का सुख, माता का सुख, इन सबको देता है। पर वस्तुतः उनके जो जनरेशन वाले होते हैं, जैसे आपका भाई, आपकी बहनें, इन ये सब जो लोग होते हैं, इनसे उनका सुख नहीं मिलता और वो खाली मुंह पुराई के लिए ही होते हैं, खाली मुंह पुराई करेंगे, वस्तुतः वो आपके होते कभी नहीं है। तो ऐसे लोगों को पहचानने की आवश्यकता है। और अभी तो आपकी कुंडली में केतु हैं जो कि उत्तराषाढ़ा में बैठे हैं और मैं समझता हूं कि मूल नक्षत्र के हैं। आप गणेश जी की पूजा करिए। बाकी चीजें मैं अगर कहूंगा तो आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत आरंभ कर देना चाहिए। दशमांश कुंडली आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? व्यक्ति का सवाल सबसे बड़ा तो यही है कि कुंडली में इतने सारे कर्म करने के बाद एमएड किया, बीएड किया, पीएचडी किया, ये किया, वो किया, फाउंडेशन पता नहीं क्या क्या कर लिया, सारी चीजें इन्होंने कर रखी हैं। शिक्षा भाव जन्म कुंडली में शिक्षा भाव के अधिपति शनि के साथ बैठे हैं। पराक्रम के बल पर व्यक्ति ने समस्त इच्छा अपने जो भी एजुकेशन में जो भी करना चाहिए था वो सब कर रखे हैं, क्योंकि शिक्षा का कारक गुरु पंचम भाव को देख रहे थे। द्वितीय भाव में सुभग्रह शुक्र, तो इस वजह से पिता के बल पर भी व्यक्ति का एजुकेशन बहुत आगे बढ़ा। भाग्य भाव के अधिपति जन्म कुंडली में लग्न में बैठे थे, भाग्यशाली पहले से ही है। सूर्य और बुध लग्न में बैठे थे, बुद्धिमान तो इसमें है ही नहीं कोई संशय। तो समस्या की शिक्षा तो सारी चीजें अच्छी जा रही हैं, पर वस्तुतः दशम स्थान को देखिए, दशमांश कुंडली को देखिए, लग्न के अधिपति अष्टम में। ये रही बात, गई भैंस पानी में, मतलब कई बार ऐसी स्थिति बनती है जहां आप कोई भी काम करेंगे, अब चाहे आप रेस्टोरेंट वाला ही काम ले लीजिए, अगर आप रेस्टोरेंट का काम ही शुरू करेंगे तो संभव है कि वो देर से शुरू हो,
पर इसका मतलब ये नहीं है, आप उसमें एक कोना ऐसा भी बना सकते हैं जहां पे पेय पदार्थ हो खाली। और एक बात मैं जो समझता हूं इस कुंडली में कि शनि और मंगल का जो प्रभाव है वो आपकी कुंडली के हिसाब से आप जो है वो कुछ ऐसे साधन कर सकते हैं जो उस शहर में बिल्कुल नया हो, जो जहां पे आप रहते हो वहां बिल्कुल भी ना हो, और कम पैसे के इन्वेस्टमेंट के साथ आप कुछ ऐसा काम कर सकते हैं। आपकी कुंडली में समाज सेवा का क्षेत्र, आपके दिमाग में जो बात आई थी ना प्रीति जी, प्रीति नाम है ना, प्रीति, हाँ, कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ या फिर व्यक्ति समाज के लिए कुछ करना चाहता है, वो भाग्य भाव के अधिपति के लग्न में जाने के कारण होता है। और गौर करिए तो आपकी कुंडली में ये जो स्थिति है ना, ये गुरु चंद्रमा के बाहर जाने वाली, ये ठीक नहीं है। विपरीत राजयोग बना तो रहे पर कमजोर हैं, क्योंकि उनके ऊपर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, उल्टे शनि उनको देख ले रहे हैं। अष्टम भाव के अधिपति के ऊपर शनि की दृष्टि आयु देती है, पर हाँ निसंदेह गैस पेशेंट भी बनाती है, गैस्ट्रिक पेशेंट बनाती है, रोग भी देती है, और मन को विक्षिप्त और छोटी समस्याओं को बड़ा बनाने का बड़ा लेंस दे देती है। एक ऐसा लेंस नेत्र में लग जाता है जो हर चीज बड़ा दिखाए, हर समस्या को हर छोटी समस्या, आप ठीक है बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, मैं जहां तक समझ रहा हूं, पर फिर भी आपके पास एक बीमारी है कि हर एक छोटी समस्या को बड़ा समझना। और कई बार तो आपके पीठ पीछे लोग ये भी कहते हैं कि बेवजह रोती रहती है। हाँ कुछ है नहीं, सब चीज तो ठीक है, पर फिर भी क्यों समस्या से ग्रसित है? क्योंकि आपकी कुंडली का चंद्रमा कमजोर है, जो किसी भी चीज को देखने का नजरिया शायद अलग दे देता है या दे जाता है। देखो एक बात बड़ी गंभीरता से मैं कहना चाहता हूं कि देखने का तरीका कैसा है, कुंडली को समझने का तरीका कैसा है, देखना आप क्या चाहते हो और पूछना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहता है ज्योतिषी किस दिमाग को लेकर के आपकी कुंडली देखने बैठा है, उसमें से कुछ अच्छा बताना चाहता है, गलत बताना चाहता है, आपको फंसाना चाहता है, उलझाना चाहता है, आपको खर्चे में डालना चाहता है, आपसे कमाना चाहता है, आपको उबार करके आपकी छोटी से छोटी समस्या को बड़ा बना करके आपको डराना चाहता है, या फिर आपके बड़े से बड़ी समस्या को भी छोटे रूप में बता करके यूं बता देना चाहता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये कुंडली बहुत अच्छी तो पहले से ही है। हमारी कुंडली में सिर्फ एक छोटी सी समस्या जो आपकी कुंडली का चंद्रमा है, अगर आप इसको ठीक कर लेंगे तो बिना किसी समाधान के ही आपकी कुंडली, या फिर समझ लीजिए, या तो फिर समझ लेने की बारी है कि ऐसा है, या तो फिर अपने आप को संतुलित कर लीजिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन आपने बहुत ज्यादा बना रखे हैं कई बार। और मैं समझता हूं कि अगर हम उसको थोड़ा सा और लेवल पे कमजोर आ जाएं या नीचे आ जाएं, या फिर उस अपने लेवल से जो है वो अपने जो एक होता है ना जैसे कि प्रेशर, अपने काम के दबाव को और बढ़ा लेते हैं, तो काम के दबाव को जब आप बढ़ाएंगे तो आपका जो पर्सनल लेवल है वो कमजोर होगा, आप वहां से कमजोर होने लगेंगे। इस वजह से मैं ये बात समझता हूं कि अपने एफर्ट को बढ़ाना होगा, यानी कि इस कुंडली को मशक्कत थोड़ी करनी होगी। किस मामले में? क्योंकि पराक्रम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, और पंचम भाव के अधिपति के साथ जब शनि बैठेंगे तो आपके मेहनत करने के बाद जो परिणाम प्राप्त होने का भाव है वो यहां इस भाव के अधिपति का त्रिक भाव के अधिपति के साथ संबंध, मेहनत करने के बाद मिलने वाले परिणामों में विलंब, कमजोरी, या काट पीट करके, या फिर ये कह सकते हैं कि जितना करें उतना ना मिले। पर वस्तुतः अब यहाँ पे दूसरा जो क्षेत्र है वो मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने देखने का नजरिया भी बदलना होगा। हमें उस पर भी काम करने की आवश्यकता है कि मैं तो बिल्कुल खुश हूं, मेरे पास तो किसी चीज की कमी ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल संतुष्ट हूं। हाँ, एक रही बात घर की, तो मैं समझता हूं कि वो आपकी कुंडली में 2023 के 12वें महीने के बाद, पर आप अपने बल पर खरीदना चाहते थे, आप अपने बल पर खरीदना चाहते थे, आप अपने नाम पर खरीदना चाहते थे, आप अपने नाम पर आगे बढ़ना चाहते थे, इस वजह से मशक्कत बन रही थी। किसी दूसरे के नाम पर ले लीजिए, अपने बेटे के नाम पे ले लीजिए, अपनी माताजी के नाम पे ले लीजिए, अपने पिता के नाम पे ले लीजिए, अपने पति के नाम पे ले लीजिए, तो चीजें थोड़ी बढ़ सकती हैं। पर मैं समझता हूं कि इस कुंडली में चतुर्थ भाव के अधिपति थोड़े कमजोर जरूर हैं, और इस कुंडली में जो चंद्रमा है वो भी कमजोर हो रहे हैं, इस वजह से भी कई बार चीजें गड़बड़ हो रही हैं और विपरीत ही बनती जा रही है। कई बार खींच खींच करके व्यक्ति जो है वो अपने पक्ष में परिस्थितियों को लाना चाहता है, मशक्कत करके, मेहनत करके, वर्क हार्ड करना चाहता है, बढ़ना चाहता है, अपना काम बढ़ाना चाहता है, पर वस्तुतः वो चीजें बस के बाहर हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, हो ही नहीं रहा, अब कितना करूं। तो ये चीजें मूलतया कहने का मतलब ये है कि आप अपने देखने के तरीके को बदल दीजिए। आप बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं है। जो छोटी सी समस्या है वो सिर्फ चंद्रमा के कारण और केतु की दशा के कारण। वस्तुतः न तो आपके रिश्तेदार आपसे आगे जाएंगे भविष्य में, और न तो आप उनसे पीछे रहेंगे। हाँ, बस अंतर इतना है कि आपने चश्मा गलत पहन रखा है,
उसे उतारने की आवश्यकता है। आप बिल्कुल ठीक हो। जिसकी कुंडली में भाग्य भाव में ही लग्न में ही सूर्य और बुध बैठे हों, वो कभी भी कुंडली कमजोर नहीं हो सकती है, वो ठीक है। और मैं समझता हूं कि जब लग्न में सूर्य बैठ जाते हैं तो भविष्य को लेकर के कई बार चिंताएं पैदा करने वाले बना देते हैं, या चिंता होती रहती है, या बेवजह का भी व्यक्ति फिक्र करता रहता है। तो जब मैं समझता हूं कि आपकी डोरी जो है वो भगवान के हाथ में दे दीजिए और आप अपना चुपचाप काम करते रहिए। मैंने क्या बात कही? चुपचाप काम करते रहिए। और कुछ ऐसा भी आप कर सकते हैं जो आपके शहर में बिल्कुल नया हो और जिसने कुछ भी ना करा हो। इसके लिए हो सके तो आप अपने शहर को ढूंढिए, पहचानिए और जानिए कि वहां पे किस चीज की कमी है, किस चीज की आवश्यकता आपके शहर को है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ता हूं। इनकी कुंडली में अगर हम दशमांश कुंडली देखते हैं तो लग्न के अधिपति का अष्टम में जाना, मतलब व्यक्ति के जितने भी मेहनत करे गए हैं उसको खुद को ठीक करने के लिए वो कई बार देर से परिणाम देता दिखा है, या फिर कई बार व्यक्ति के एक्सपेक्टेशन से कमजोर मिला है, जितना भी आप चाहते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वस्तुतः आपके भाग्य भाव के अधिपति सूर्य के ऊपर राहु जैसे ग्रह का प्रभाव था, और लग्न के ऊपर 12वें भाव के भी तो अधिपति हैं। इस वजह से भी वो कई बार परेशान किए होंगे। निश्चित है और मुश्किल नहीं है, क्योंकि मंगल भी तो देख रहे हैं। अब जरा ध्यान से समझने की बात है कि अब यहाँ पे जो थॉट क्रिएट होते हैं, व्यक्ति के दिमाग में जो भी चीजें बनती हैं, वो कहां से बनती हैं? द्वितीय भाव से। यहां कौन बैठा है? ऋणेश बैठ गए। यहां कौन बैठा? पापी भाव का अधिपति। अब आप अपने विचारों को जरा समझना कि आपके दिमाग में जो विचार बनते हैं, चाहे वो अपनी समस्याओं को लेकर के हो या किसी भी चीज को लेकर के, वो वस्तुतः ऋण से जुड़े हैं। ये समस्या के भाव का अधिपति है, जो आपकी कुंडली के किसको परेशान कर रहा है? विचारों को परेशान कर रहा है। और किसको परेशान कर रहा है? वस्तुतः उसमें रंग किसका चढ़ा है? लालच का। ये लालच का भाव है, तो इसको कम करो। दूसरा, हमारे जो विचार होते हैं वो वस्तुतः यहां से बनते हैं, पर आकर के उनका मूर्त रूप यहां बनता है। यहां आपके विचार बने, यहां आपने पराक्रम किया, और यहां आपका भाग्य आपके साथ जुड़ता है और ये कर्म रहा। पर वस्तुतः मूर्त रूप बनना जो है वो यहीं से शुरू होता है। यहां अष्टम भाव के अधिपति नीच के हैं। दो तरीके से इनका फलादेश यहां पे किया जा सकता है। एक, अगर अष्टम भाव के अधिपति नीच के होंगे तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन वो गौर करिए शुभग्रह है। शुभग्रह कमजोर होंगे, और खास करके मैंने क्या बात कही थी? अष्टम भाव के अधिपति नीच के हों, परेशान हो, त्रस्त हो, अस्त हो तो ठीक रहेगा। लेकिन वो नैसर्गिक रूप से शुभग्रह है जो आपकी कुंडली में विपरीत परिस्थिति बना तो रहा है, और न ही उसको कोई शुभग्रह का कोई प्रभाव नहीं मिल रहा। उल्टे उस पे एक और अन्य पापक ग्रह शनि की दृष्टि पड़ जा रही है, जो विचारों को मूर्त रूप नहीं दे रहा है। और उसके पीछे का जो एक लॉजिक मैं आपको बता दूं तो लग्न दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति का अष्टम में जाना, ये एक बुरी बात हो जा रही है। इस वजह से ही मैंने आपको गणेश जी की पूजा करने को कही है। समझ में आ रही होंगी चीजें? अब जरा यहां देखिए, शुक्र और गुरु, आप अपनी कुंडली को जरा समझना। पंचम भाव के अधिपति ने पंचम भाव को देखा है, मतलब एजुकेशन। एक बात बड़ी अद्भुत बताता हूं, बताऊं? एक ही ग्रह जो कई चीजों का कारक होता है, एक ही ग्रह जो कई चीजों का कारक होता है, पर वस्तुतः जब वो परेशान होता है या जब वो फल देता है तो कोई आवश्यक नहीं कि वो प्रत्येक कारक क्षेत्र को बढ़ा दे। वो किसी एक चीज को कमजोर देता है, किसी एक चीज में बल देता है, किसी एक चीज में बहुत ज्यादा देता है, किसी एक चीज को कमजोर कर सकता है। पर वस्तुतः जरा गौर करिए तो यहाँ पे मंगल तो जन्म कुंडली में अच्छे परिणाम दे रहे थे। आपके शिक्षा को पूरा करवाया उन्होंने, काफी मशक्कत पड़ी, मेहनत करनी पड़ी, जितनी भी विपरीत परिस्थितियां बनी, सब कुछ करके आपने अभी तक अपना काम जारी रखा हुआ है। ये यही करा रहे हैं, मंगल के ही कारण हो रही है सारी चीजें। लेकिन वस्तुतः जब उसी क्षेत्र को आप दशम स्थान में देख रहे हैं, क्योंकि ये यश का भी क्षेत्र होता है, मेहनत करने के बाद परिणाम का, यहीं पे गुरु नीच के बैठ गए। अब ले लोटा, डुबाते रहो पर पानी निकले नहीं। कुएं में पानी है पर आपकी रस्सी छोटी पड़ जा रही है। इस वजह से यहाँ पे चूंकि पंचम के कारक होते हैं और वस्तुतः यहाँ पे पंचम भाव में ही नीच के हो रहे हैं। जो कौन नीच का बैठा है? शुक्र जो है वो कौन है? धन भाव के अधिपति। तो धन भाव के अधिपति नीच के गुरु के साथ बैठे हैं। वस्तुतः वो थोड़े से मेहनत के बाद आपको आपका परिणाम देंगे। और एक बात और बताता हूं, अभी शुक्र आने वाले हैं 2027 में, और वस्तुतः आपकी कुंडली थोड़ी अच्छी मुझे अगले वर्ष के अंतिम से, मतलब 23 के 12वें महीने से थोड़ी ठीक होती दिख रही है। आपको
मैंने जितनी भी चीजें बताई हैं इसको समझना होगा। और कुछ समझ में आया है या ऐसे ही खाली मैं बोल रहा हूं? लग्नेश ठीक बैठे हैं, थोड़े कमजोर इसलिए हैं क्योंकि वो अकेले बैठे हैं। क्योंकि कमजोर वो इसलिए हैं। अब एक बात बड़ी अद्भुत है, ये भी बता दूं, याद आ गई बात। देव गुरु बृहस्पति हर बार यही कहते हैं, हे परमात्मा, हे विधाता, मेरी स्थिति कभी राहु और गुरु के शुक्र के साथ मत बनाना। ये बात मैंने कई बार, चौथी बार शायद कही। तुला राशि और राहु की दृष्टि लग्नेश के ऊपर पड़ी ना, तो अब देव गुरु बृहस्पति क्या कहते हैं? यही कहते हैं। क्या कहते हैं? कि हे परमात्मा, मेरी स्थिति कभी भी राहु और शुक्र के साथ मत बनाना। और दोनों ही बने हैं, भोगो। तो समझाने की बात है, इस वजह से मैं समझा रहा हूं। और वस्तुतः आप अगर इसका निष्कर्ष समझते हैं तो मैं ये कहता हूं, अपने आप को उन लोगों से काटने का प्रयास करिए या अपने नेचर को उन लोगों से बदलने का प्रयास करिए। अपनी तुलना किसी से ना करिए, क्योंकि वस्तुतः वो आपको ये कहता है, आप बस अपना काम करते जाओ। दीवार के हर दरवाजे पे टांग दीजिए लगा करके चारों दिशाओं में, मुझे मेरी तुलना किसी से करनी ही नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। बस मुझे थोड़ा मेहनत और बढ़ाना होगा, क्योंकि मेरे कोई भी काम थोड़े देर से होंगे या संभवतया वो थोड़ा एफर्ट मुझसे ज्यादा मांग रहे हैं। बस इतनी सी बात है, इसमें कहां माथापच्ची करने की बात है। मूर्त रूप नहीं मिल रहा है, शिव जी की पूजा करिए, उनसे जाकर के कहिए। और आप लोगों को मैं ये बात कई बार मैंने कही है कि आपके बगल का बैठा जो इंसान आपके साथ है वो भी आपका नहीं है। और ठीक इसके दूसरे पक्ष में मैंने बात कही है कि आपके बगल का बैठा इंसान स्वयं भगवान ही हो सकता है, कौन जाने। और एक बात और कही है कि आपके संबंधी जितने भी हैं वो सब के सब नकली मुखौटा लगा करके कोई मामा बना है, कोई मामी बना है, कोई नाना बना है, कोई नानी बना है, कोई चाचा, कोई ताया, कोई ताऊ, कोई ये कोई वो। अपने अपने को अर्जुन देख लो, अर्जुन को देख लीजिए, वो युद्ध के मैदान में खड़े थे, पर किससे लड़े थे? सब तो उनके अपने ही थे। यहां आपको खुद से ही लड़ना होता है, दूसरा कहां है मैदान में। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। कुंडली समझने की चीज होती है, यहां से आप समस्या को हल भी कर सकते हैं, समस्या को जान भी सकते हैं और चुपचाप अपने आप को स्थिर भी कर सकते हैं। ये कुंडली आगे बढ़ेगी, पर अभी वस्तुतः 2027 तक ऐसे ही, पर आपको अभी 2027 तक ग्रह ने मौका दिया है, इसको ऐसे ही खींच के ले चलिए जैसे। और इस दौरान आपको गणेश जी सहायता आपकी कर सकते हैं, उनको मनाना होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।